Hello friends, myself Raj Deepak Singh, and as I've told you, this is my new YouTube channel. So in this particular video we are going to do the best of 45 questions part 3 of agriculture economy and computer awareness. I just want to tell you one thing before starting this video. I just want to tell you that I am giving the best of 45 questions both for management and ethics and agriculture economics and computer awareness. So these videos which I am giving with respect to the exam point of view, these videos are very important. Why I am saying this? Because they actually covers the every single part of the syllabus, or whatever the syllabus for FCI AGM, general administration, or with respect to the technical side, it actually covers the maximum part of the syllabus. और ये बेसिकली आपको आइडिया देगा कि एक्चुअल में आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, लाइक what type of सब टॉपिक्स, what type of topics you have to do for a particular section. Okay, so without wasting time, let's start this session. So our first question is, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स. तो इसमें से प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सा है, मतलब जो प्लांटेशन क्रॉप्स करता है. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांटेशन क्रॉप्स होता क्या है. तो ठीक है, मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूँ प्लांटेशन क्रॉप्स की, कि प्लांटेशन क्रॉप्स ये क्रॉप्स की वह टाइप होती है, या इसमें वह खेती होती है, मतलब इसमें मतलब एक टाइप की ऐसी खेती होती है, लाइक लेट सपोज एक क्रॉप है, ठीक है, और वो क्रॉप मतलब जो भी इस प्लांटेशन क्रॉप में आता है, वो जो क्रॉप है इसकी जो खेती होगी वो लार्ज स्केल पे होगी, ठीक है, लार्ज स्केल पे होगी, तो उसे हम प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं. यानी कि अगर आप किसी एक क्रॉप को उठाते हो और उसकी खेती को आप लार्ज स्केल पे करते हो, तो उसे हम प्लांटेशन क्रॉप को टर्म देंगे, ठीक है. मतलब इट इज़ डिफाइंड एज प्लांटेशन क्रॉप. ओके, इट इज़ डन एट वेरी एक्सटेंसिव लेवल, फॉर एग्ज़ाम्पल टी और कॉफ़ी, ठीक है. तो टी और कॉफ़ी जो है, ये जो टी और कॉफ़ी है ये प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, ठीक है. रिमेंबर दिस, प्लांटेशन क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन एक्सटेंसिव स्केल लाइक टी, कॉफ़ी और रबर, ठीक है. तो ये जो प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, लाइक ये क्या बोलते हैं, सिंगल क्रॉप होते हैं, जिनको बहुत ही हायर लेवल पे इनकी कल्टीवेशन होता है, इनकी खेती की जाती है. और इसका सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो टी और कॉफ़ी तो है ही, ठीक है. टी, कॉफ़ी और एक आप रबड़ भी इंक्लूड कर सकते हो इसमें, वो प्लांटेशन क्रॉप्स में ही आता है, टी, कॉफ़ी एंड रबड़. ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत ही फ्रीक्वेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन. इसमें पूछा है द मेजर 3 क्रॉपिंग सीज़न इन इंडिया. तो जो इसमें बोला है कि 3 सीज़न जो क्रॉपिंग सीज़न होते हैं वो कौन से सीज़न होते हैं. तो लोग 3 सीज़न होते हैं, एक रबी सीज़न होता है, एक खरीफ सीज़न होता है और एक ज़ैद सीज़न होता है, ठीक है. देयर आर 3 टाइप ऑफ सीजन्स विच हेल्ड इन इंडिया. द फर्स्ट वन इज़ रबी सीज़न, खरीफ सीज़न और जायद सीज़न, ठीक है. इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स. नाउ जो खरीफ सीज़न होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये बेसिकली इसका जो ड्यूरेशन होता है, मतलब इसका जो ड्यूरेशन होता है एक्चुअल में आप कह सकते हो कि ये गर्मी का होता है, ठीक है. समर में मतलब ये इस खेती को किया जाता है, खरीफ को. रबी की बात आप करोगे, रबी सीज़न, तो ये बेसिकली आपका विंटर में होता है, विंटर सीज़न में होता है. रिमेंबर दिस. और जो जायद होता है वो जैसे ही आपका विंटर ख़त्म होता है, स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही समर शुरू होता है वैसे ही ये ख़त्म हो जाता है. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक स्केल पे बताता हूँ, ठीक है. लेट सपोज़ यहाँ पे आपका विंटर है, सॉरी यहाँ पे आपका समर है. एक सेकेंड,
लेट्स सपोज़ यहाँ पे आपका समर है, ये विंटर सीज़न है, और ये विंटर के बाद आने वाला सीज़न है, मतलब जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वो है। समर का मतलब यहाँ पे आप समझ लो कि जून जुलाई, ठीक है, जून जुलाई से है। अब जो 3 मेजर क्रॉप सीज़न है, जो ये वाला समर वाला है, ये आपका खरीफ हो जाएगा, ठीक है। खरीफ जो होता है वो गर्मी वाला होता है, मैंने आपको बताया। जो विंटर होता है वो रबी सीज़न होता है, ठीक है। रबी सीज़न इज़ विंटर सीज़न। लेकिन जब विंटर के बाद का जो थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है वो होता है जायद सीज़न। ये जायद जो है थर्ड वाला, वो होता है जायद सीज़न। रिमेंबर दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू विद रिस्पेक्ट टू द क्रॉपिंग सीज़न इन इंडिया, ठीक है। तो ये रिगार्डिंग क्रॉपिंग सीज़न है एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एडिशनली मैं आपको इसमें ये बताऊंगा, अब मैं आपको एक एक चीज़ करके बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ही प्रिसाइजली छोटे में ही मैं आपको एक एक चीज़ें करके बता देता हूँ। लुक, जो खरीफ सीज़न होता है ना, खरीफ के बारे में पहले मैं बता रहा हूँ। जो खरीफ सीज़न होता है, इसमें जो बोआई होती है, यानी कि जो फसल को बोया जाता है वो जुलाई में बोया जाता है। रिमेंबर दिस, ठीक है। फिर जब फसल की हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग को हम लोग इसको बेसिकली सितंबर से आप कह सकते हो अक्टूबर में करते हैं, ठीक है। सितंबर से अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। सितंबर से जुलाई में क्या होती है, सोविंग, आप सोविंग कह सकते हो, SOWING। सितंबर से अक्टूबर में क्या होती है, हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। ये क्या है, खरीफ सीज़न है। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है, जो सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल है, एक तो आपका हो जाएगा राइस, खरीफ में आता है। आपका मेज़ हो गया, ठीक है, मक्के की खेती भी खरीफ में आती है। आपका बाजरा हो गया, BAJRA, बाजरा, मिलेट्स, ठीक है। ये 3 होता है, राइस, मेज़ एंड ये मिलेट्स, बाजरा। ये किस में आते हैं, आपके खरीफ क्रॉप्स में होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया खरीफ क्रॉप्स। नाउ कम टू रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में हम देखते हैं कि रबी क्रॉप्स क्या होते हैं। तो ये हो गया रबी क्रॉप्स। अब रबी में जो होता है, इसका जो सोविंग होता है, मतलब जो बुवाई होती है, वो ठंडी में होती है। तो किस में होगी, नवंबर दिसंबर में होती है, नवंबर या फिर दिसंबर में, ठीक है। इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, कटाई, जो इसकी हार्वेस्टिंग होती है वो बेसिकली आप कह सकते हो जून से जुलाई में होती है, जून से जुलाई में होती है, ठीक है, हार्वेस्टिंग रबी सीज़न का। ये मैंने आपको बताया है कि सोविंग मतलब बुवाई और हार्वेस्टिंग। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि रबी सीज़न में हम कौन कौन से क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो सबसे पहला तो आपका होता है कि वीट, जो गेहूं की खेती होती है वो इसी सीज़न में आती है। वीट हो गया, आपका बारले हो गया, BARELEY, बारले मतलब होता है जौ, ठीक है। वीट हो गया, बारले हो गया, ग्राम हो गया यानी कि चने की खेती, या फिर पीस हो गया, पीस, और एक होता है मस्टर्ड, ठीक है। ये जो वीट हो गया, फिर बारले, ग्राम, पीस और ये मस्टर्ड, ये 5 बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इनकी क्रॉपिंग होती है। किसमें, रबी सीज़न में। रिमेंबर दिस, रबी सीज़न को विंटर सीज़न भी कहते हैं, मतलब विंटर सीज़न क्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है खरीफ, रबी, और एक और बचा है वो है जायद क्रॉप्स। नाउ जायद क्रॉप्स हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ZAID, जायद क्रॉप्स। अब जायद क्रॉप्स का आपको पता होना चाहिए कि सोविंग कब होता है। लुक, ये एक शॉर्ट पीरियड होता है जायद क्रॉप्स का, जो कि क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब आपका खरीफ सीज़न का एंड होता है, यानी जब आपका खरीफ सीज़न एंड होगा, यानी जो खरीफ सीज़न एंड होगा और विंटर सीज़न ऑन होगा, ठीक है। विंटर, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब आपका लुक, मैं आपको इसका एक डेफिनेशन दे देता हूँ कि दिस इज़ अ शॉर्ट सीज़न बिटवीन खरीफ एंड रबी सीज़न इन द मंथ ऑफ मार्च से जुलाई, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख लो कि जो हमारा रबी क्रॉप्स होते हैं, जो हमारे रबी क्रॉप्स होते हैं वो बेसिकली इनका जो मार्च से जुलाई का ही टेन्योर होता है, ठीक है।
मार्च से जुलाई में रबी क्रॉप्स होते हैं। इसका मतलब कि मार्च से जुलाई में ही इसकी सोविंग और हार्वेस्टिंग, बोवाई जो होता है और कटाई, ये दोनों प्रोसीजर ये मार्च से जुलाई के अंदर अंदर में ही हो जाते हैं। इसका मतलब कि जायद मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे आपका जायद सीज़न था ना, तो जायद में आप यहाँ पे लिख लो कि इसका जो सीज़न होता है वो मार्च से जुलाई में होता है, ठीक है। और मार्च से जुलाई में तो होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, दिस इज़ अ शॉर्ट सीज़न बिटवीन खरीफ एंड रबी सीज़न। मतलब ये एक शॉर्ट सीज़न होता है खरीफ और रबी के बीच में, और वो कौन सा मंथ है, मार्च से जुलाई में। और इसकी जो सोविंग होती है, बुवाई, और जो हार्वेस्टिंग होती है वो दोनों क्या होते हैं, इसी उसमें होते हैं, ठीक है, इसी पीरियड में होते हैं, मार्च में से जुलाई में, इसी में ये दोनों पीरियड में होते हैं, ठीक है। क्या, सोविंग भी और हार्वेस्टिंग भी। रिमेंबर दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 सीज़न आई हैव टोल्ड यू, ठीक। तो अगेन आई एम सेइंग कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपके रबी हैं, खरीफ हैं और जायद हैं, ये इम्पॉर्टेंट सीजन्स हैं। यू हैव टू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ इसका सोविंग कब होता है, हार्वेस्टिंग कब होता है, एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग लाइक, कौन कौन से क्रॉप की खेती की जाती है रबी सीज़न में, खरीफ सीज़न में और जायद सीज़न में, ठीक है, तीनों में। जायद सीज़न का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल नहीं बताया है, तो इसका मैं एग्ज़ाम्पल भी बता देता हूँ। जायद सीज़न का जो एग्ज़ाम्पल है, जायद क्रॉप्स आप कह सकते हो, इसका जो एग्ज़ाम्पल है उसमें आप, एक तो आपका हो गया पंपकिन की खेती की जाती है जायद में, ठीक है। पंपकिन का मतलब होता है कि आपका जो पंपकिन होता है वो बेसिकली आपका, पंपकिन तो शायद आपका पंपकिन का नाम, एक सेकेंड, पंपकिन आपका आई थिंक कद्दू ही होता है। कद्दू को पंपकिन कहते हैं। कद्दू जो होता है आपका पंपकिन होता है, ठीक है, इसकी खेती की जाती है। फिर एक होता है कुकुम्बर आपने सुना होगा, खीरा को कहते हैं कुकुम्बर, ठीक है, खीरा को क्या कहते हैं, कुकुम्बर। तो ये इसकी भी खेती जायद सीज़न में हो जाती है। और एक मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा, वो होता है बिटर ग्राउड, ठीक है, बिटर ग्राउड, GOURD, बिटर ग्राउड, इसका मतलब होता है करेला, ठीक है। तो ये मैंने आपको सबसे कॉमन 3 चीज़ें बताई हैं जायद सीज़न में। एक पंपकिन होता है, एक कुकुम्बर होता है और एक बिटर ग्राउड होता है, जिसकी क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन की जाती है इस सीज़न में, ठीक है। सो दिस इज़ इट, आई हैव टोल्ड यू दिस 3 इम्पॉर्टेंट सीज़न। मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है, इसमें सोविंग भी बताया है, हार्वेस्टिंग भी बताया है, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप्स बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो रिमेंबर दीज टाइप ऑफ क्रॉपिंग, एंड दीज टाइप ऑफ क्रॉपिंग इज़ हाईली प्रिफर्ड इन इंडिया, ओके। सो दिस इज़ इट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्टेट इज़ द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। तो बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, ठीक है। बाजरा की जो खेती होती है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है, ठीक है। बाजरा को आप लोग मिलेट्स कहते हैं। रिमेंबर दिस, बाजरा का जो इंग्लिश में होता है वो बेसिकली मिलेट्स होता है, ठीक है। मिलेट्स इज़ ऑल्सो नोन एज बाजरा, ठीक है। तो इसमें तो हिंदी वाला मतलब वो दे दिया है, बेसिकली जो इंग्लिश में आपको पूछ देगा, मैं इसका आपको इंग्लिश बता देता हूँ कि जो ये बाजरा है इसका होता है मिलेट्स, MILLETS। तो मिलेट्स की जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग होती है वो राजस्थान करता है, ठीक है, राजस्थान करता है। रिमेंबर दिस, राजस्थान इज़ द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू द कंसर्न्ड क्रॉप,
कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा ये बाजरे की खेती होती है। लुक यहाँ पे क्या लिखा है, आउट ऑफ द होल बाजरा प्रोडक्शन इन द कंट्री, यानी पूरे इंडियन कंट्री में जो बाजरा होता है उसका 85% राजस्थान में होता है, ठीक है। 85% इज़ ग्रोन इन राजस्थान। सो दिस क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा बाजरा की खेती कहाँ होती है, राजस्थान में होती है। नाउ दिस इज़ इट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इसमें पूछा है द परसेंटेज ऑफ ऑयल सीड्स क्रॉप्ड एरिया कवर्ड। तो इसमें पूछा है कि जो ऑयल सीड्स हैं उसका परसेंटेज कितना है, मतलब इसकी खेती को, ऑयल सीड की खेती को करने के लिए जो परसेंटेज एरिया है, मतलब कितना एरिया कवर करता है ये ऑयल सीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 13% है, ठीक है। 13% इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लुक यहाँ पे क्या लिखा है, द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ऑफ ऑयल सीड इज़ 13% अमॉन्ग द टोटल क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। यानी कि टोटल क्रॉप्ड एरिया का जो 13% है वो ऑयल सीड्स में हम लोग ऑयल सीड्स की खेती के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर दिस। अब ऑयल सीड्स होते क्या हैं, तो ऑयल सीड्स का जो क्रॉप्स होते हैं, ऑयल सीड्स की खेती इसलिए की जाती है, जो आपने ऑयल्स देखा होगा, तेल जो निकाले जाते हैं, ठीक है, जिस बीज में से हम तेल को निकालते हैं उसे हम ऑयल सीड्स कहते हैं। रिमेंबर दिस। जो सीड मतलब क्या होता है आपका, बीज होता है। सीड का मतलब क्या हो गया, बीज, ठीक है। तो बीज हो गया सीड का मतलब। तो जिस बीज से आप क्या बोलते हैं, ऑयल निकालोगे, यानी ऑयल का एक्सट्रैक्शन करोगे, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम द सीड्स। जो सीड से आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे ऑयल सीड कहते हैं, और इसका जो परसेंटेज होता है वो 13% होता है। ऑल ओवर द क्या बोलते हैं, जितने भी क्रॉप्ड एरिया हैं उसका 13% ये कवर अप करता है, ठीक है, ऑयल सीड्स। और ये जो होता है, ये इसकी जो यील्डिंग होती है वो हाई ग्रेड एडिबल ऑयल की होती है, ठीक है। इसकी जो यील्डिंग होती है, यानी इसके जो आउटपुट निकलते हैं वो हाई यील्ड सॉरी आप ये कह सकते हो हाई यील्ड, जो ग्रेड्स होते हैं इसके, ग्रेड यानी कि अच्छे टाइप के एडिबल ऑयल, ठीक है। हाई यील्ड ग्रेड एडिबल ऑयल होते हैं। मतलब इस ऑयल सीड से जो भी हमें तेल मिलेगा उसका जो ग्रेड होगा, यानी उसकी जो क्वालिटी होगी वो हाई होगी। हाई मतलब बहुत अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी की। और ये इस टाइप की जो खेती होती है वो 13% एरिया को कवर करता है, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ again one of the most important question with respect to exam point of view. Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture. sericulture जो होता है वो सिल्क वॉर्म्स के प्रोडक्शन के लिए मतलब रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, यानी सिल्क फाइबर्स के प्रोडक्शन के लिए जो सिल्क वॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है सेरीकल्चर, जहाँ से हम लोग सिल्क फाइबर की सिल्क फाइबर का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, सिल्क फाइबर। रिमेंबर दिस, सेरीकल्चर इज़ द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। व्हाट इज़ पिस्सीकल्चर? तो एक सेकंड मैं इसको आपको बता देता हूँ। लुक, जो पिस्सीकल्चर होता है वो फ़िश के प्रोडक्शन के लिए होता है, फ़िश प्रोडक्शन जहाँ पे हो वो पिस्सीकल्चर हो गया। सेरीकल्चर्स आपके सिल्क फाइबर के लिए होता है, सिल्क के लिए होता है। बी कल्चर होता है आपका हनी बीज़ के लिए होता है, हनी बीज़ के लिए, ठीक है, ये हो गया। और जो हॉर्टिकल्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है, वेजिटेबल्स के लिए। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, लाइक पिस्सीकल्चर इज़ फॉर द फिश प्रोडक्शन, सेरीकल्चर इज़ फॉर सिल्क, बी कल्चर इज़ फॉर हनी बीज, हॉर्टिकल्चर इज़ फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड इस क्वेश्चन में बोला है कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, यानी सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए जो भी हम लोग सिल्क वॉर्म से रियरिंग करते हैं, यानी कि उसको मतलब परफॉर्म करते हैं, यानी उसका जो कल्टीवेशन करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं उसे हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर। रिमेंबर दिस, ठीक है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मस्क मेलॉन जो ग्रो होता है वो कौन से सीज़न में होता है? तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मस्क मेलॉन होता क्या है।
मस्क मेलॉन को हम लोग सबसे पहले तो कौन से उसमें ग्रो करते हैं, ठीक है। तो मस्क मेलॉन का मतलब ये है कि बेसिकली जो मस्क मेलॉन होता है वो खरबूजा होता है। खरबूजा आपने सुना होगा, ठीक है। खरबूजे को हम लोग मस्क मेलॉन कहते हैं। जो ये मस्क मेलॉन है इसका मतलब है खरबूजा, ठीक है। खरबूजे को हम लोग क्या कहते हैं, मस्क मेलॉन, रिमेंबर दिस। तो इसमें बोला है कि खरबूजे की खेती कौन से सीज़न में होती है। लोग खरीफ सीज़न में नहीं होती है, रबी सीज़न में भी नहीं होती है, ज़ैद में होती है, ठीक है। और ज़ैद सीज़न के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, सारी चीज़ें बताई है। तो ये जो मस्क मेलॉन होता है वो ज़ैद सीज़न में होता है, ठीक है। खरबूजा जो होता है वो ज़ैद सीज़न में उगाया जाता है। लाइक आप समझ सकते हो मार्च से जुलाई या मार्च से अगस्त के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ज़ैद क्रॉप्स आर समर सीजन क्रॉप्स, दे ग्रो इन लॉन्ग टाइम पीरियड मेनली फ्रॉम मार्च टू जुलाई, ठीक है। एग्जाम्पल्स, एक तो वाटर मेलॉन हो गया, एक मस्क मेलॉन हो गया। मस्क मेलॉन आपका ये खरबूजा हो गया, और कुकुम्बर हो गया, खीरा। खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, और वाटर मेलॉन हो गया, ठीक है। खीरा, खरबूजा और ये वाटर मेलॉन, ये आपके 3 चीज़ें हैं जो कि क्या बोलते हैं, ज़ायद सीज़न में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, लुक ये एग्रीकल्चर और जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये एग्रीकल्चर का जो 15 क्वेश्चन है ना, ये इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलेंगे वैरायटीज़ के। तो अगर आपको ये सब चीज़ें बेसिक नहीं पता है, देन यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ हर्डल इन द एग्ज़ाम। सो ट्राई टू ग्रैब ऑल द कॉन्सेप्ट विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। उससे क्या होगा कि एक्चुअल में आपको जो ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, लाइक मस्क मेलॉन, मस्क मेलॉन आप किसी नॉर्मल से पूछोगे तो नहीं बता पाएगा क्या होता है, लेकिन अगर आपको इसका हिंदी पता है, लाइक खरबूजा होता है मस्क मेलॉन, तो आप इजीली क्या बोलते हैं, बता सकते हो कि व्हाट इज़ द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो मस्क मेलॉन इज़ लाइक मस्क मेलॉन की जो ग्रोइंग होती है वो ज़ायद सीज़न में होती है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, गोल्डन फाइबर, तो ये ज्यूट होता है ना, ज्यूट, इसे हम लोग गोल्डन फाइबर कहते हैं। ज्यूट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर, दैट इज़ एन अप्रोप्रिएट नेम फॉर द येलोइश ब्राउन शाइनी नेचुरल वेजिटेबल फाइबर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट्स फॉर जेनस कॉर्कस। ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो मतलब ये जो ज्यूट होता है, जो गोल्डन फाइबर होता है, इसको कौन से प्लांट से हम लोग वो करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्लांट का नाम है जेनस कॉर्कस। ये एग्ज़ाम में पूछता है। जेनस कॉर्कस इज़ द प्लांट फ्रॉम विच वी कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट दिस फाइबर, ओके। और उससे हम लोग क्या करते हैं, ज्यूट बनाते हैं, इसलिए ज्यूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ठीक है। जूट को क्या होता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अगेन मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते हैं, लाइक नाबार्ड्स वगैरह में, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो जूट को कहते हैं, रिमेंबर दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ नॉट अ फाइबर क्रॉप। तो कौन सा क्रॉप फाइबर क्रॉप नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ाइबर क्रॉप होते क्या हैं। लोग जो फ़ाइबर क्रॉप्स होते हैं ये वो क्रॉप्स होते हैं, लाइक फ़ाइबर आप समझते होंगे कि फ़ाइबर जैसे कि जिससे आप कह सकते हो कि कपड़ा, जैसे कपड़ा हो गया, ठीक है, जिससे आप कपड़े बना सको, जिससे आप रस्सी बना सको, रोप्स, रस्सी बना सको, या फिर मैं कह सकूं जो सोफ़ा होता है ना, सोफ़ा बना सको। मतलब ये फ़ाइबर क्रॉप वह क्रॉप्स होते हैं जिससे आप कपड़ा बना सको, रस्सियाँ बना सको, सोफ़ा बना सको, यानी कि इनको बनाने के लिए जो हमें चाहिए होता है वो क्या होता है, फ़ाइबर क्रॉप होता है। तो इसमें पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, ये चीज़ तो हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसमें से कौन सा फ़ाइबर क्रॉप नहीं है। तो सबसे पहले जूट जो होता है, इससे हम रस्सी बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया रोप्स बनाते हैं, तो ये जूट एक फ़ाइबर क्रॉप है। कॉटन से कपड़ा बन जाएगा, तो ये फ़ाइबर क्रॉप है। हेम्प क्या होता है, हेम्प का मतलब होता है भांग। लोग
भांग से कपड़ा और वो तो नहीं बनाते हैं, लेकिन भांग एक क्या बोलते हैं फाइबर क्रॉप में ही आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। भांग जो होता है वो हेम्प होता है, ठीक है। हेम्प का मतलब होता है भांग, रिमेंबर दिस। अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, हेम्प को हिंदी में क्या कहते हैं, भांग कहते हैं। तो भांग एक फाइबर क्रॉप ही कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये जो सनफ्लावर है ना, ये सनफ्लावर फाइबर क्रॉप नहीं होता है, रिमेंबर दिस। सनफ्लावर इज़ नॉट कैटेगराइज्ड एज अ फाइबर क्रॉप। जूट होता है, कॉटन होता है, हेम्प होता है, ये सारे क्या है, फाइबर क्रॉप है, लेकिन सनफ्लावर एक फाइबर क्रॉप नहीं है। सो रिगार्डिंग दिस इज़ द करेक्ट आंसर इज़ आवर सनफ्लावर, कि एक सनफ्लावर एक फाइबर क्रॉप नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन, यानी कि खरीफ क्रॉप्स की कटाई कब होती है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अभी बताया कि अक्टूबर से नवंबर में इसकी कटाई होती है, ठीक है, खरीफ क्रॉप। इसकी बुवाई कब होती है, आपकी जून से जुलाई में होती है, ठीक है। जून से जुलाई में जो होती है, जो खरीफ क्रॉप्स होती है जून से जुलाई में इसकी बुवाई होती है, यानी कि जो कल्टीवेशन होता है या फिर जो सोविंग होता है, सोविंग आप कह सकते हो, बुवाई वो जून से जुलाई में होता है, और जो हार्वेस्टिंग होती है यानी जो कटाई होती है वो अक्टूबर से नवंबर में होता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये आपको एग्जाम्स में फॉर श्योर मिलेंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स एंड अगेन और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं, लेकिन ये जो 3 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिसे इंडिया कंट्री में बहुत ही मेजॉरली में एक्सेस किया जाता है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which food is a staple food for majority the people of India? Now इसमें बोला है कि which food is staple food of a majority the people of India, ठीक है। कौन सा फूड जो है वो स्टेपल फूड है, मेजॉरिटी मतलब जिसको लोग ज़्यादा, लुक जो इसमें सिंपल सा है, ये ज़्यादा इसमें बहुत ही मतलब एक टर्मिनोलॉजी है, लाइक ये जो स्टेपल फूड है, लोग स्टेपल फूड आपके वो फूड होते हैं जो आप नॉर्मली जो आप रोज़ की दिनचर्या में खाते हैं। तो इंडिया कंट्री में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला कौन सा लाइक अनाज है जो सभी लोग खाते हैं और इसको मेजॉरिटी यूज़ किया जाता है, तो वो है राइस, चावल, ठीक है। राइस इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, रिमेंबर दिस, राइस इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है वो राइस है, ओके। Now this is it regarding this. Now move to the next question. So our next question is which of the following is an annual crop? तो annual crop इसमें से कौन सा है? तो लुक, एनुअल क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो पूरा एक बरस लगा देते हैं, लाइक उनका मतलब ग्रो होने में, ठीक है। जो पूरा एक साल लगा दें ग्रो होने में उसे हम लोग एनुअल क्रॉप कहते हैं। तो शुगर केन होता है एनुअल क्रॉप, ठीक है। जो गन्ने की खेती होती है वो पूरा एक साल में होती है, रिमेंबर दिस। जो गन्ने की खेती होती है उसको ग्रो करने में पूरा एक साल लगता है। शुगर केन इज़ द क्रॉप विच टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, इट इज़ एन एनुअल क्रॉप, रिमेंबर दिस, ये एक एनुअल क्रॉप है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर? तो इसका मैं आपको सबसे पहले तो बेसिक, क्योंकि ये क्वेश्चन लाइक ये एग्रीकल्चर का पूछ दिया है, इसी में आपको वैराइटीज़ से पूछ देता है क्वेश्चन। लाइक ये तो एक एग्रीकल्चर का पूछ दिया कि कौन से सेक्टर में आ जाता है, इसी तरह आपसे पूछ देगा कि जो सर्विसेज होती हैं, लाइक जो टैक्स होते हैं, या फिर जो भी आप डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लाइक आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या फिर आपके जो डिफरेंट आप कह सकते हो कि एक एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा, जैसे कि आपकी माइनिंग हो गई, एनिमल रियरिंग हो गई, फ़िशिंग हो गई, ये सब कौन सी एक्टिविटीज़ में आते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको एक मतलब जनरल क्वेश्चन दे दिया है कि एग्रीकल्चर कौन से एक्टिविटीज़ में आता है। ऐसे ही डिफरेंट चीज़ों को पूछ सकता है कि वो कौन से एक्टिविटीज़ में आएगा, प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा या टर्शरी में आएगा। तो एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटीज़ होती क्या हैं, ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटीज़ में आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। एग्रीकल्चर कम्स इनटू द प्राइमरी एक्टिविटी। नाउ प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती क्या हैं, ठीक
ठीक है। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो इसको मैं आपको एक मतलब थोड़ा प्रिसाइजली बता देता हूँ अच्छे से कि लुक, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो लाइक जो भी हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरल चीज़ें हैं, जब हम उनका यूज़ करके कोई भी चीज़ को उगाते हैं तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। रिमेंबर दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मिंग हमारा हमेशा प्राइमरी एक्टिविटी होता है। जो माइनिंग होता है, खुदाई होती है, वो प्राइमरी एक्टिविटी होता है। जो एनिमल रियरिंग होता है वो प्राइमरी एक्टिविटी होता है। फिशिंग, हंटिंग, ये प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, ठीक है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम नेचुरल एनवायरनमेंट का यूज़ करके उसे उगाते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती होगी, आप समझ रहे होगे। लुक, प्राइमरी एक्टिविटी ये हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटी ये हो गया, टर्शरी एक्टिविटी ये हो गया। अब लुक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में मैंने आपको बताया कि नेचुरल को यूज़ करके, एनवायरनमेंट को यूज़ करके, प्राकृतिक को यूज़ करके जो भी हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं वो किस में आ जाता है, प्राइमरी में आ जाता है। लाइक एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग, अब फार्मिंग कर रहे हो तो इससे डेफिनेटली आप इससे क्या उगाओगे, फूड्स उगाओगे, यानी कि आप इससे फूड्स उगाओगे, ठीक है। फूड्स, और फूड्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, वीट हो सकते हैं, राइस हो सकते हैं, डिफरेंट फूड्स होते हैं। सेकेंडरी का एग्जांपल मैं बताता हूँ, सेकेंडरी क्या होता है। लुक, आपने प्राइमरी काम तो कर दिया, फूड उगा दिया, लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कि यही जो फूड्स होता है, इसको जो क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो इस फूड को इस्तेमाल करके, यानी कि इसको अपग्रेड करती हैं। लाइक आप पोटैटो का एग्जांपल ले लो, पोटैटो से चिप्स बनते हैं, तो चिप्स किस में आ जाए, मतलब ये जो चिप्स का जो कन्वर्जन हुआ, आलू से जो चिप्स में कन्वर्जन हुआ, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होंगी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी कि इसको हम लोग यूज़ करके कुछ मतलब ऐसा चीज़ बनाए जो लोगों को खाने के लिए मतलब एप्लीकेबल हो, तो वो सारी चीज़ें सेकेंडरीज़ में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको एग्जांपल, मतलब इसका एक डेफिनेशन मैं ये दे सकता हूँ सेकेंडरी में, लाइक वह वस्तुएं जो प्राइमरी से लेकर और उसे हम अच्छा मतलब बनाए लाइक क्वालिटी बनाए, ठीक है। और वो काम कौन करेगी, इंडस्ट्रीज़ करेंगी। रिमेंबर दिस, इंडस्ट्रीज़ करेंगी। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब आ जाएगी टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी का मतलब ही होता है सर्विसेज। रिमेंबर दिस, सर्विसेज, यानी जितने भी सर्विसेज वाले काम होंगे ना, वो टर्शरी में आ जाएंगे। लाइक ट्रांसपोर्ट, लाइक लुक, आपने ये इंडस्ट्रीज से चिप्स बनाए, अब ये चिप्स को आपको पहुंचाना भी तो है दुकान में ताकि लोग खरीदें, तो वो सर्विसेज में आ जाएंगे, तो वो टर्शरी काम हो गया, ठीक है। टर्शरी में ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। तो लुक, प्राइमरी में क्या किया आपने, प्राइमरी में आपने किसी फूड को उगाया, ठीक है, उसकी फार्मिंग की, क्रॉप उगाया। जब क्रॉप उग गए तो उसे इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया। इंडस्ट्रीज़ क्या करेंगी, उसे क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से अच्छी क्वालिटीज़ को क्या बोलते हैं, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया, पोटैटो को चिप्स में कन्वर्ट करके उसका पैकेट्स में डाल के मतलब उसे एक तरह से बेचेंगे। और जो तीसरा काम होगा ट्रांसपोर्टेशन का, लाइक मार्केट्स में पहुंचाने का, वो सर्विसेज का काम होगा। तो ठीक है, ये मैंने आपको एक सिर्फ एग्जांपल दिया है फार्मिंग के रिस्पेक्ट में। ये फार्मिंग मतलब फार्मिंग की जगह दूसरी चीज़ें भी आ सकती हैं। फ़िशिंग आ सकता है, हंटिंग आ सकता है, माइनिंग आ सकता है, एनिमल रियरिंग आ सकता है, लंबरिंग आ सकता है। लाइक ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये हम लोग फार्मिंग की जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया है, ठीक है। इसलिए फार्मिंग यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर आता है, रिमेंबर दिस। सो ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है और टर्शरी एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर कम्स इनटू द प्राइमरी एक्टिविटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप प्रोड्यूसेस जगारी, खंडसरी और मोलासेस। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो एग्रीकल्चर के नाबार्ड वाले एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ही लाइक फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। विच क्रॉप प्रोड्यूसेस जैगरी, खंडसरी एंड मोलासेस। तो लुक, जो जैगरी और खंडसरी और मोलासेस होता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको जैगरी बताऊंगा कि जैगरी का हिंदी होता है गुड़, ठीक है। जैगरी को हम लोग गुड़ कहते हैं। खंडसरी क्या होता है,
खंडसरी का मतलब होता है चीनी। आप चीनी यूज़ करते हो ना आप लोग, तो चीनी या फिर पाउडर्ड वाला चीनी, पाउडर वाला चीनी, ठीक है, वो खंडसरी में आ जाएगा। और मोलासेस, मोलासेस का मतलब भी आई थिंक गुड़ ही होता है। यस, मोलासेस का मतलब भी गुड़ होता है, ठीक है। तो जो जैगरी होता है वो भी गुड़ होता है, खंडसरी जो होता है वो पाउडर्ड चीनी होता है, या जो दाने दाने वाले चीनी आते हैं वो होता है, और जो मोलासेस होता है वो होता है गुड़, ठीक है। मोलासेस में गुड़ आ जाता है। सो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि विच क्रॉप प्रोड्यूसेस जैगरी, खंडसरी एंड मोलासेस, शुगर केन। आप गन्ने की खेती करके ही जो गन्ना होता है उससे आप गुड़ बनाते हो, चीनी बनाते हो, और जो लिक्विड फॉर्म होता है गुड़ का वो भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो शुगर केन के यूज़ से ही तो बनाते हो ना। तो शुगर केन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। शुगर केन क्रॉप प्रोड्यूसेस जैगरी, खंडसरी एंड मोलासेस, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शुगर केन इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ बेवरेज क्रॉप्स। तो बेवरेज क्रॉप्स, लुक, बेवरेज क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स दैट गिव अ सूटेबल ड्रिंक अदर देन वाटर। यानी कि वो जितने भी ड्रिंक जो पानी को, जिसमें लाइक पानी का मतलब वो ना हो, मैं मतलब ये बेवरेज क्रॉप्स वो होते हैं क्रॉप्स जो वाटर को छोड़ करके जितने भी पीने वाले आइटम्स होते हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक हो गया आपका, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, या फिर जो भी होता है वो सारा बेवरेज क्रॉप्स में आता है, ठीक है। वो सारा किस में आता है, बेवरेजेस में आता है, बेवरेज क्रॉप्स। तो इसमें बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है आपसे बेसिकली कि द एग्ज़ाम्पल ऑफ बेवरेज क्रॉप्स, तो वो टी और कॉफ़ी होगा। बनाना है, पाइनएप्पल होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी। टी एंड कॉफ़ी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि टी एंड कॉफ़ी एक ऐसे लाइक क्रॉप्स हैं जो जिससे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में ड्रिंक्स बनाते हैं। लाइक आप जो चाय और कॉफ़ी होता है वो तो एकदम नॉर्मल है, कॉमन हो गया। कोल्ड ड्रिंक भी आपका बेवरेजेस में आता है, या फिर आप इसको कह सकते हो कोकोनट, जो आप नारियल का पानी पीते हो वो भी बेवरेजेस में आ सकता है, ठीक है। सो और फिर लेमन वाले जो होते हैं, लेमन के लाइक जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेमन के होते हैं वो सारे बेवरेज क्रॉप्स में। अदर देन वाटर, वॉट एवर यू ड्रिंक, ऑल कम्स इन बेवरेजेस क्रॉप, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टी एंड कॉफ़ी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the father of the green revolution, look, the father of the green revolution is MS Swaminathan. MS Swaminathan is the father of green revolution, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो होता है ये MS स्वामीनाथन ने, मतलब MS स्वामीनाथन ने ही, मतलब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये इंडिया में कहा जाता है, ठीक है, इंडिया में कहा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो MS स्वामीनाथन इज़ द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ओके। सो रिगार्डिंग दिस, तो ये तो जो थे ये MS स्वामीनाथन जो थे ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन इसमें मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा, ये जो नॉर्मन बोरलॉग हैं ये कौन है? ये भी तो फादर है, ये भी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ठीक है, ये भी हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। बस इसमें फ़र्क ये है कि जो MS स्वामीनाथन है वो इंडिया के हैं, ये पूरे वर्ल्ड के हैं, ठीक है। वर्ल्ड का अगर पूछेगा कि हु इज़ द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द होल वर्ल्ड, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया में पूछेगा तो वो है MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, ये तो मैंगो है, मैंगो इज़ द करेक्ट आंसर। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज़ द मैंगो। सो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नाउ दिस क्वेश्चन, 16th जुलाई सेलिब्रेटेड एज, तो 16th जुलाई 1929 को, ठीक है, जो 16th जुलाई 1929 को है वो ICAR का फाउंडेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। ICAR का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? ICAR का जो फाउंडेशन डे है वो 16th जुलाई 1929 को मनाया जाता है। रिमेंबर दिस, 1929 इज़ द फाउंडेशन डे ऑफ ICAR। ICAR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में ICAR का हेडक्वार्टर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसका जो फाउंडेशन डे है वो 16th जुलाई 1929 है।
ठीक है, ये तो हो गया ये। अब नेशनल एग्रीकल्चर डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल एग्रीकल्चर डे 1 जुलाई मनाया जाता है। रिमेंबर दे, 1 जुलाई को नेशनल एग्रीकल्चर डे मनाया जाता है। अच्छा हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड डे। तो वर्ल्ड फूड डे जो होता है वो आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 16 अक्टूबर को। और नेशनल वुमेंस फार्मर्स डे ये कब मनाया जाता है? ये आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल वुमेंस। लुक, जो नेशनल एग्रीकल्चर है वो 1 जुलाई को हो गया। ICAR का फाउंडेशन डे ये तो 16 जुलाई 1929 है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और नेशनल वुमेंस फार्मर्स डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप नेशनल वुमेंस फार्मर्स डे जो 15 अक्टूबर है और जो 16 अक्टूबर है, आप इसको ये याद कर सकते हो कि जो वुमेंस फार्मर्स डे है, वुमेंस फार्मर्स डे वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो वर्ल्ड फूड डे यानी कि जो वुमेन फूड को उगाती हैं वो उसका जस्ट नेक्स्ट दिन में यानी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, नेशनल वुमेंस फार्मर्स डे 15 अक्टूबर को। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। और ICAR का फाउंडेशन डे मैंने बताया 16 जुलाई 1929 और नेशनल एग्रीकल्चर डे आपका 1 जुलाई मनाया जाता है। और ICAR का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स? लुक, 2 टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, 2 टाइप के विटामिन्स होते हैं। एक होता है आपका फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल होता है उसमें ADEK आता है, जो वाटर सॉल्युबल होता है उसमें BC आता है। इसमें वाटर सॉल्युबल पूछा है तो करेक्ट आंसर है B एंड C। अगर आपसे फैट सॉल्युबल पूछा होता तो ADEK होता है, विटामिन ADEK, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, लव लाइज ब्लीडिंग इज़ अ कॉमन नेम ऑफ एमेरंथस को कहते हैं, ठीक है। लव लाइज ब्लीडिंग जो होता है वो एमेरंथस को कहते हैं। और ये जो एमेरंथस होता है ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। एमेरंथस जो होता है ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये एक क्या बोलते हैं, लव लाइज ब्लीडिंग है जो कि पर्पल कलर का होता है। एक आप कह सकते हो कि फ्लावर टाइप का होता है, एक प्लांट होता है, मतलब एक ट्री टाइप होता है, उस पे ये फ्लावर्स होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, पर्पल कलर के होते हैं। उसे ही हम लोग कहते हैं लव लाइज ब्लीडिंग, ओके। तो इसका जो कॉमन नेम है उसका नाम है एमेरंथस। एमेरंथस इज़ द कॉमन नेम ऑफ लव लाइज ब्लीडिंग, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्वीन ऑफ ग्रूट्स? तो क्वीन ऑफ ग्रूट्स इज़ नोन एज मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ ग्रूट्स, ठीक है। मैंगोस्टीन इज़ कॉल्ड एज क्वीन ऑफ ग्रूट्स। लुक, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, आपको ये पता होना चाहिए। लाइक कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था सेरीकल्चर, पिस्सीकल्चर, एपीकल्चर, ये जो डिफरेंट कल्चर हैं ये किस लिए होते हैं। वैसे ही जो क्वीन ऑफ ग्रूट्स हो गया, ठीक है, क्वीन ऑफ ग्रूट्स हो गया, ये लव लाइज ब्लीडिंग है, ये कॉमन नेम्स है। ये आपको जनरल क्वेश्चंस हैं एग्रीकल्चर के जो आपको पता होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि लव लाइव्स ब्लीडिंग किसे कहते हैं, तो एमेरंथस होता है। फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ ग्रूट्स किसे कहते हैं, वो मैंगोस्टीन को कहते हैं, ठीक है, मैंगोस्टीन को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन, गोल्डन राइस इज़ रिच इन। सो ये जो है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लाइक जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते हैं ये हमेशा ये कॉमन, लाइक ये मैंने NTPC में भी, RRB का जो NTPC एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि गोल्डन राइस में जो रिच होता है, मतलब गोल्डन राइस किससे ज़्यादा भरा होता है। तो गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है? बीटा कैरोटीन। रिमेंबर दिस, बीटा कैरोटीन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, गोल्डन राइस इज़ अ ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस ओरिज़ा सटीवा विच कंटेन्स गुड क्वांटिटीज़ ऑफ बीटा कैरोटीन, जिसमें बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है, प्रो विटामिन ए और इनएक्टिव स्टेट ऑफ विटामिन ए। तो इसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। गोल्डन राइस इज़ रिच इन बीटा कैरोटीन, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KVK। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ये किसान विज्ञान केंद्र होता है, कृषि विज्ञान केंद्र। द फुल फॉर्म ऑफ KVK इज़ कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र इज़ एन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर इन इंडिया। द नेम मीन्स फार्म साइंस सेंटर। मतलब कृषि विज्ञान केंद्र ये लाइक एक सेंटर होता है जो लाइक अलग अलग जो
डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या फिर जो विलेजेस होते हैं, वहाँ पे ये कृषि विज्ञान केंद्र को बनाया गया है। ये कृषि विज्ञान केंद्र का काम जो होता है, ये बेसिकली क्या कहता है, फार्मर्स की हेल्प करता है। किसमें? जो उनकी एग्रीकल्चर होती है उनमें हेल्प करता है। लाइक किस टाइम पे क्या करें, मतलब कौन सा लाइक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें, किस चीज़ की खेती करें ताकि उनको मैक्सिमम आउटपुट मिले। और इसी का एम करके ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये कृषि विज्ञान केंद्र बनाया था। ठीक है, तो द फुल फॉर्म ऑफ KVK इज़ कृषि विज्ञान केंद्र। नाउ टिश्यू कल्चर टेक्निक इज़ फॉलोड इन। टिश्यू कल्चर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टिश्यू कल्चर्स होते क्या हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टिश्यू कल्चर टेक्निक इज़ फॉलोड इन ऑर्चिड्स। ठीक है, ऑर्चिड्स। अब मैं आपको सबसे पहले टिश्यू कल्चर बताऊंगा, फिर ऑर्चिड्स बताऊंगा। ऑर्चिड्स होते क्या हैं? ठीक, लुक, टिश्यू कल्चर जो होता है इज़ द टेक्निक यूज्ड इन कल्चरिंग प्लांट्स पार्ट्स दैट रिजल्ट इन मास प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल पैरिटीज़। ओके, आप इसको ऐसे कह सकते हो। लुक, जो टिश्यू कल्चर होता है, जो टेक्निक फॉलो होती है, जो टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक फॉलो होती है वो ऑर्चिड्स में होती है। ऑर्चिड्स क्या होता है आपका? ये एक ब्यूटीफुल समटाइम्स मोर टाइप ऑफ प्लांट दैट हैज़ फ्लावर ऑफ अनयूजुअल शेप्स एंड ब्राइट कलर। ठीक है, तो ये ऑर्चिड जो होते हैं एक टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, इस अ ब्यूटीफुल एंड समटाइम्स लाइक रेयर टाइप ऑफ प्लांट दैट हैज़ फ्लावर्स ऑफ अनयूजुअल शेप्स एंड ब्राइट कलर्स। मतलब ऑर्चिड्स, आपने इसको मैं आपको ऐसे, मतलब ये एक तरह से एक प्लांट है जिस पे फ्लावर्स होते हैं और उनका शेप डिटरमाइंड नहीं होता। मतलब फ्लावर्स तो होंगे अलग अलग, लेकिन अलग अलग टाइप्स के होंगे, मतलब उनका शेप अलग अलग होगा। ठीक है, और बहुत ही ब्राइट होता है कलर में। ठीक है, वो ऑर्चिड्स होते हैं। तो ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है ये हम लोग ऑर्चिड्स में देखते हैं, इसी में देखते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर ऑफ ऑर्चिड, द कल्टिवेशन ऑफ मोनोकॉट एक्सप्लांट्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कल्चर दैन डाइकॉट एक्सप्लांट। लोग, ये तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं है, इसमें बोला है कि ऑर्चिड्स जो होते हैं वो टिश्यू कल्चर टेक्निक को फॉलो करते हैं। लेकिन टिश्यू कल्चर टेक्निक होता क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि क्या बोलते हैं, कल्चरिंग करती है प्लांट के पार्ट्स को दैट रिजल्ट इन मास प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल पैरिटीज़। यानी कि जैसे जो भी यहाँ पे इसमें लाइक वो बन रहे हैं, जो भी हमारे पास फ्लावर्स मिल रहे हैं डिफरेंट, इसका हम लोग कहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मास प्रोडक्शन होता है, मतलब इसका बहुत ही हायर लेवल पे होता है। ये टेक्निक की जाती है और ये बेसिकली फ़ॉलो की जाती है ऑर्चिड्स में। ठीक है, क्योंकि ऑर्चिड्स एक ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है। अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि टिश्यू कल्चर टेक्निक जो होता है वो कौन से कौन फॉलो करता है? तो वो ऑर्चिड्स फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑर्चिड्स फॉलो करते हैं, रिमेंबर दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एगमार्क स्टैंडर्ड। लोग, एगमार्क का जो फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एगमार्क का जो फुल फॉर्म है वो होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, MARKETTING। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट? एगमार्क। अब एगमार्क स्टैंडर्ड क्या होते हैं? तो एगमार्क स्टैंडर्ड का काम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? इज़ रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये तो ठीक है। इज़ अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। यानी एगमार्क एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि जो भी हम लोग क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, यानी जिसकी खेती करते हैं, जो भी क्रॉप आते हैं उसको हम लोग एक एग मार्क देते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग देते हैं कि हाँ, उसके बाद ये निश्चय हो जाता है कि इसको हम लोग मार्केट में जा कर के बेच देंगे। ठीक है, तो लुक, एगमार्क एक तरह से आप कह सकते हो कि सर्टिफिकेशन होता है। एगमार्क इज़ अ सर्टिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया एश्योरिंग दैट दे कन्फॉर्म टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन एंड एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है, यही ये एगमार्क स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया क्रिएट करती है किसी भी क्रॉप्स का, और किसी भी क्रॉप्स का
और वो क्या बोलते हैं, इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं और जो भी क्रॉप्स होते हैं वो इसको क्या बोलते हैं, एग मार्क देते हैं। उसके बाद ये मार्केट में जा कर के सेलिंग और परचेजिंग का काम करते हैं, ठीक है। सो अगेन एग मार्क का जो ये करेक्ट आंसर होगा इसमें, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, बोथ ए एंड बी इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड इज़ अप्रूव बाय द डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। और जो डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है वो एक एजेंसी है, किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैन एंड चिकन इज़ अ मेजर डिजीज़ ऑफ। तो हैन एंड चिकन बेसिकली ग्रेप्स का मेजर डिजीज़ होता है, ठीक है। हैन एंड चिकन is the major disease of like grapes. Look, ये grapes में आपने देखा होगा hen and chicken disease is a grape is due to deficiency of boron. इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि आपने अंगूर देखा होगा कि कई सारे अंगूर्स होते हैं ना, कई सारे अंगूर जो होते हैं उसमें एक वाइटिश फिलामेंट लगता है, लाइक वाइटिश आप कह सकते हो, नहीं होता कोरोजन टाइप, वाइट उनके ऊपर लेयर चढ़ जाती हैं। तो वो वाइट लेयर क्यों चढ़ती हैं, क्योंकि जो अंगूर होते हैं वो कई बार क्या होता है, उनका जो टेम्परेचर होता है उसको इतने ठंडे में रखा जाता है कि उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है बोरोन की। और ये डेफिशिएंसी बोरोन की किस वजह से होती है, टेम्परेचर की वजह से होती है कि उनको इतने ठंडे में रखा जाता है कि उस पर जो एक परत चढ़ जाती है वाइट कलर, और इसकी वजह से जो डेफिशिएंसी हो जाती है बोरोन की, उसके वजह से ये हैन एंड चिकन डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेप्स में होते हैं हैन एंड चिकन डिजीज़, किस वजह से, जो वाइट फिलामेंट चढ़ जाती है उसमें, एक वाइट फिलामेंट मतलब आप कह सकते हो एक वाइट लेयर चढ़ जाती है अंगूर पे, और वो इस कारण हो जाते हैं हैन एंड चिकन डिजीज़ का, ठीक है। हैन एंड चिकन डिजीज़ उसके वजह से क्या बोलते हैं, एक डिसऑर्डर होता है जो हो जाता है, ठीक है। सो ट्राई टू अवॉइड दोज वाइट लेयर्स ऑन ग्रेप्स, ठीक है, क्योंकि कई बार होते हैं कि मार्केट्स में ऐसे ग्रेप्स मिलते हैं, सो चांसेस रहते हैं हैन एंड चिकन डिसऑर्डर के, ठीक है। सो ट्राई टू अवॉइड दोज टाइप ऑफ ग्रेप्स in market. Okay, now move to the next question. So our next question is pungency in radish is due to. तो ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो रेडिश होता है यानी जो मूली होता है उसमें जो स्मेल आती है, जो पंजेंसी होती है, पंजेंसी वो किसकी वजह से आती है, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। आइसोथायोसाइनेट इज़ द नेम or is the chemical name due to which the pungency in radish occurs. Okay, the characteristic pungent flavor and taste of radish root are due to the high content of volatile alkaloid isothiocyanate. Isothiocyanate की वजह से pungency होती है, ठीक है। Now move to the next question. Which of the following market is permanent in nature? तो look, ये 3 मार्केट हैं, रीजनल मार्केट, जनरल मार्केट एंड सेकुलर मार्केट। तो इसमें जो परमानेंट होता है वो सेकुलर मार्केट होता है। लोग इसमें मैं सिर्फ सेकुलर मार्केट के बारे में बात करूँगा। सेकुलर मार्केट वो मार्केट होता है जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज में डील करते हैं, लाइक सिक्योरिटीज़ हो गया, सिक्योरिटीज़ में हो गया, या फिर SECU है, SECU। तो जो सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं ना वो सेकुलर मार्केट होता है। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इसका एग्जांपल आप ले लो सेबी, जो सिक्योरिटीज़ बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है इंडिया में, लाइक जो कैपिटल मार्केट को देखता है वो एक सेकुलर मार्केट है, रिमेंबर दिस। तो सेकुलर मार्केट एक परमानेंट मार्केट है, परमानेंट इन नेचर होता है, लाइक उसमें उतार चढ़ाव तो होता है लेकिन उसे आप हटा नहीं सकते, वो परमानेंट होता है, परमानेंट इन नेचर होता है। तो सेकुलर मार्केट इज़ परमानेंट इन नेचर, रिमेंबर दिस। वहीं आप अगर रीजनल मार्केट की बात करोगे तो ये परमानेंट नहीं होता है, जनरल मार्केट भी परमानेंट नहीं होता है, लेकिन सर्कुलर मार्केट होता है, सेकुलर मार्केट होता है परमानेंट। रीजनल मार्केट्स क्या होते हैं, लाइक आपका एक स्टेट है, लेट सपोज आपका एक स्टेट है, उसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में आपके विलेजेस हैं, तो विलेजेस में जो मार्केट्स लगते हैं, लाइक गाँव में जो मार्केट या फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जो मार्केट रखते हैं उसको आप कह सकते हो रीजनल मार्केट, यानी वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो। तो रीजनल मार्केट वो कभी भी परमानेंट नहीं होते भाई, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लाइक कहीं
आज कहीं लगाया आपने, कहीं कल कहीं और लगा दो, किसी और दूसरे रीजन में लगा दोगे तो वो कभी भी परमानेंट नहीं होगा। जनरल मार्केट क्या होता है? जनरल मार्केट आप कह सकते हो होलसेल मार्केट। लाइक लेट सपोज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने कोई फूड को प्रोक्योर किया है, अब वो मार्केट में बांटना चाहेगी तो वो जनरल मार्केट में ही तो बांटेगी, होल सेलर में। तो होल सेलर मार्केट को आप कह सकते हो जनरल मार्केट, जो कि परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है फिक्स कि एफसीआई किसी एक परमानेंट बॉडी को ही अपना फूड देगी, नहीं, जो मार्केट में जो भी बॉडीज़ हैं, डिफरेंट बॉडीज़ हैं, उनको दे सकती है, तो वो भी जनरल मार्केट है। लेकिन सेकुलर मार्केट जो होता है उसके अंदर में आता है सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो होता है सेकुलर मार्केट, ये परमानेंट बॉडी है, इसे आप हिला नहीं सकते। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कैपिटल मार्केट्स में में डील करता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट इज़ ऑल्सो नोन एज सेबी, ठीक है। सेबी में कैपिटल मार्केट होता है, लाइक बॉन्ड, शेयर, सिक्योरिटीज़ वगैरह में डीलिंग होती है। तो इसमें भले ही उतार चढ़ाव हो, लेकिन आप इसकी बॉडी को नहीं हिला सकते, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, सेबी इज़ अ सेकुलर मार्केट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So, which of the following is the first function performed in the marketing of agricultural commodities? यानी कि जो एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज़ होती है, लाइक जो भी एग्रीकल्चर करते हो उसमें उसका फर्स्ट फंक्शन क्या करते हो मार्केटिंग में। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर आप किसी भी क्रॉप्स को बेचने जाओगे मार्केट में, मतलब उसकी मार्केटिंग करोगे, तो उसमें जो पहला प्रोसेस होता है, फर्स्ट फंक्शन, वो क्या होता है? वो पैकिंग का होता है। रिमेंबर दिस, सबसे पहले आप पैक करोगे, पैक जब हो जाएगा तब दूसरा काम होता है ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन का, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो तीसरा काम होता है ट्रांसपोर्टिंग का, और जो चौथा काम होता है वो फाइनेंसिंग का होता है, ठीक है। तो पहला पैकिंग हो गया, दूसरा ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा फाइनेंसिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पैकिंग है, ठीक है। पैकिंग इज़ द करेक्ट आंसर। वो फर्स्ट फंक्शन है परफॉर्म्ड इन द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। Now move to the next question. The FCI was established in the year 1965. 1965 is the correct answer, ठीक है। जो FCI का एस्टेब्लिशमेंट है, जो FCI का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, लोग, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक सेकेंड, मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 14 जनवरी 1965 में, और जो FCI का एक्ट लगता है, FCI का जो एक्ट लगता है वो 1964 का एक्ट होता है, जिसमें ये पास किया गया था, गया था कि 14 जनवरी 1965, जो 14 जनवरी 1965 है, उसमें क्या हुआ था, FCI को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये तो एक हो गया। FCI का जो हेड क्वार्टर है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो न्यू दिल्ली में है। रिमेंबर दिस, न्यू दिल्ली में FCI का हेड क्वार्टर है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दैट द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1954। 1954 को इसका ये पास किया गया था। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये लोग यहाँ पे देखो डेट भी दिया है, 29 सितंबर 1954, एन एक्ट टू मेक प्रोविज़न फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एडल्टरेशन ऑफ फूड। लुक, जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन है, इसका मतलब ये होता है कि आपने फूड में मतलब आप कोई मिलावट नहीं कर सकते हो। एडल्टरेशन मतलब होता है मिलावट, ठीक है। तो आप फूड में कोई मिलावट नहीं कर सकते, वो उसका एक्ट पास किया गया था 1954 में, 29 सितंबर 1954, एन एक्ट टू मेक प्रोविज़न टू द प्रिवेंशन ऑफ द एडल्टरेशन ऑफ फूड। तो इसमें क्या हो गया था कि क्योंकि पहले क्या होता था, 54 से पहले जो फूड्स होते हैं उसमें लोग क्या बोलते हैं, ड्रग्स मिला देते थे, स्मॉल अमाउंट में ड्रग्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो उसके बाद डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जाती थी। तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया 1954 में, और उन्होंने उसमें एक्ट में ये बोला गया कि अगर मिलावट
होती है फूड में तो वो एक क्राइम है, ठीक है, क्योंकि एक्ट पास कर दिया, एक लॉ बना दिया। तो ये जो लॉ हुआ था ये 29 सितंबर 1954 में आया था, ठीक है। 29 सितंबर 1954 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये PACS का फुल फॉर्म पूछा है। PACS होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये मैंने पहले भी वीडियोस में अपने बहुत बताया, एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। PACS इज़ अ बेसिक यूनिट एंड स्मॉलेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। लुक, ये जो PACS होता है ना, इसका कनेक्शन जो होता है ना, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, जो DCB, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनसे कनेक्टेड होता है। तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स किससे जुड़े होते हैं, बैंक से जुड़े होते हैं। और बैंक किससे जुड़ा होता है, RBI से जुड़ा होता है। और क्या बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, ये इन्हें क्या बोलते हैं, पैसे देते हैं ताकि जो फार्मर्स होते हैं विलेज में, जो भी फार्मर्स होंगे विलेज में, लेट सपोज़ अगर उन्हें पैसे चाहिए किसके लिए, फसल के लिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पास नहीं जाएंगे, वो इसके पास जाएंगे, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पास जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि PACS का फुल फॉर्म क्या है, तो PACS का फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट पूछा है कि इसमें से कौन सा मार्केटिंग फंक्शन नहीं है। लुक, प्रोसेसिंग नहीं होता है, कुछ भी मार्केटिंग में नहीं आता है, नहीं सॉरी, प्रोसेसिंग जो होता है आपका मार्केटिंग में आता है। इसमें बोला विच इज़ नॉट अ मार्केटिंग फंक्शन, ठीक है, विच इज़ नॉट अ मार्केटिंग फंक्शन। एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट अ मार्केटिंग फंक्शन। तो प्रोसेसिंग आप एक तरह से कह सकते हो कि एक मार्केटिंग फंक्शन है। फाइनेंसिंग करोगे तो मार्केटिंग में आ जाएगा, असेंबलिंग करोगे वो भी मार्केटिंग में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी खेती कर रहे हो, किसी फूड की खेती, सॉरी ये हार्वेस्टिंग यानी कटाई कर रहे हो, हार्वेस्टिंग यानी कटाई, अगर आप किसी फसल की कटाई कर रहे हो तो कभी भी मार्केटिंग में नहीं आएगा, वो प्राइमरी एक्टिविटी है। मैंने आपको बताया था वो प्राइमरी एक्टिविटी है। मार्केटिंग जो हो जाएगा ये आपका टर्शरी में आ जाएगा, ठीक है। मार्केटिंग जो होता है वो टर्शरी एक्टिविटीज़ में आता है, रिमेंबर दिस। जो क्या बोलते हैं, मार्केटिंग में क्या होगा कि आप जो भी फूड बना रहे हो उसको प्रोसेस करके लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो उसमें प्रोसेसिंग आ जाएगा, फाइनेंसिंग आ जाएगा, असेंबलिंग आ जाएगा, लेकिन हार्वेस्टिंग कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज़ हार्वेस्टिंग, क्योंकि हार्वेस्टिंग फंक्शन नहीं है मार्केटिंग का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मार्केटेड सरप्लस इज डैश टू द मार्केटेड सरप्लस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़, ठीक है। तो इसमें ये बोला है, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो मार्केटेड सरप्लस है इज़ डैश इक्वल होगा, लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा मार्केटेबल सरप्लस फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले तो होता है पेरिशेबल कमोडिटीज़ जो होती हैं, देखो वह कमोडिटीज़ जो मतलब जो रहती हैं शॉर्ट टाइम के लिए, उसे पेरिशेबल कमोडिटीज़ कहते हैं, जो मतलब थोड़े टाइम के लिए ही रहती है। लाइक आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें जो बोला है, लाइक ये देखो यहाँ पे लिखा है मार्केटेड सरप्लस, इट रिफर्स टू द क्वांटिटी दैट आउट टू बी रिटेन्ड बाय द फार्म फैमिली फॉर इट्स कंजम्पशन और द क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन। यानी कि कई सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे क्रॉप्स को उगाते हैं जिनसे वो अपनी दिनचर्या को मतलब वो करते हैं, मतलब अपनी दिनचर्या या फिर अपना घर का रोज़ाना वो घर चलाते हैं, मतलब उन्हीं के पैसे से। तो ये जो मार्केटेड सरप्लस है, मार्केटेड सरप्लस, ये हमेशा इक्वल होता है, ये हमेशा इक्वल होता है टू द मार्केटेबल सरप्लस फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज़, क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटीज़ में कभी भी इनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है फार्मर्स को। उनका सिर्फ एक ही अप्रोच होता है पेरिशेबल कमोडिटीज़ के क्रॉप्स को लाइक उगाने का, कि वो अपनी दिनचर्या को क्या बोलते जी सकें, ठीक है। तो मार्केटेड सरप्लस में इनको कोई प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए मार्केटेड सरप्लस जो होता है वो इक्वल होता है किसके, मार्केटेबल सरप्लस के, रिमेंबर दिस।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इक्वल होगा. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज़ कंटूर लाइन. तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत बताया है. लाइक लुक कंटूर लाइन, लाइक मैंने आइसोटेक बताया था, आइसोफाइन बताया था, आइसोक्रोन बताया था. तो कंटूर लाइन का जो एग्जांपल होता है, एन इमेजिनरी लाइन ऑफ कांस्टेंट एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन होती है ऑफ कांस्टेंट एलिवेशन, यानी एक एंगल पे ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के सरफेस पे. और इसका यूज़ लाइक वो ग्राफ्स बनाने में या फिर एरियाज़ को सर्च करने में कि कहाँ पे क्या क्या एरियाज़ हैं, उसमें यूज़ होता है. तो कंटूर लाइन का जो करेक्ट डेफिनेशन है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, एन इमेजिनरी लाइन ऑफ कांस्टेंट एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द कंटूर लाइन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ओके, द हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ मैंगो. ये तो बहुत कॉमन है कि मैंगो की कटाई कब होती है. मैंगो जो उगाए जाते हैं, मैंगो को लाइक धीरे धीरे जब उगते हैं कब होते हैं, मार्च अप्रैल. और उसकी मतलब जो हार्वेस्टिंग होती है वो मार्च टू मिड अगस्त में ही होती है. मतलब जब उगते हैं तो धीरे धीरे लोग उसको तोड़ने लगते हैं. तो हार्वेस्टिंग ऑफ टाइम ऑफ मैंगो इज़ मार्च टू मिड अगस्त. ठीक है, ये होता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द नेम ऑफ व्हीट प्रोटीन. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स. ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंट, ये एकदम जनरल क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्रीकल्चर में. ठीक है, कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द व्हीट प्रोटीन. ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन. रिमेंबर दिस. कई सारे जो होते हैं वो ये एग्ज़ाम में ग्लाइसिनिन लगाते हैं या फिर केराटिन लगाते हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो ग्लूटेन है. ग्लूटेन इज़ द नेम ऑफ व्हीट प्रोटीन. व्हीट प्रोटीन का जो नाम होता है वो ग्लूटेन होता है. रिमेंबर दिस. अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन्स. तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन्स. तो ये सबसे पहले पीजीआर क्या होता है. पीजीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. ठीक है, तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन्स, पीजीआर. तो लुक, ये एक प्लांट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताया गया है इस क्वेश्चन में कि ऑक्सिन्स का फंक्शन क्या होता है. तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि पीजीआर होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी ऑक्सिन का भी यही काम होगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होगा. तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने कोई बीज बोया है किसी एक उस पे ज़मीन पे, तो जब वो धीरे धीरे निकलेगा तो जो भी प्लांट्स ग्रो होंगे उसके फंक्शनिंग में प्लांट ग्रो रेगुलेटर का काम करेगा. यानी कि इसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी प्लांट ग्रो हो वो पूरी तरह से ग्रो हो, यानी कि पूरा अपने पीक पे ग्रो हो. ठीक है, तो वो काम कौन करता है, ये ऑक्सिन करता है, ऑक्सिन पीजीआर. और वो कैसे करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. तो वो ऐसे करता है, वो ये चीज़ करता है सेल डिवीजन एंड रूट फॉर्मेशन करके. रिमेंबर दिस. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन्स. वो ये होता है सेल डिवीजन एंड रूट फॉर्मेशन. ऑक्सिन इज़ अ की रेगुलेटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेटिंग सेल डिवीजन एंड एलोंगेशन. सेल डिवीजन एंड एलोंगेशन. तो ये बेसिकली क्या करता है, सेल डिवीजन एंड रूट फॉर्मेशन होता है. इसमें ये सेल का डिवीजन करते हैं. एलोंगेशन मतलब होता है कि प्लांट का क्या बोलते हैं, वो प्लांट का क्या बोलते हैं, आप कह सकते उगना और पूरे अपने मैक्सिमम पीक पे उगना. तो उसका वो सारी जिम्मेदारी है किसकी होती है, ऑक्सिन, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है उसकी होती है. और ये क्या फंक्शनिंग करता है, सेल डिवीजन एंड रूट फॉर्मेशन करता है. ठीक है, सेल डिवीजन एंड रूट फॉर्मेशन करता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑक्सिन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये आपका उसमें आ जाएगा लाइक जो एग्रीकल्चर में जो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है प्लांट से रिलेटेड, तो वो इसमें आ जाएगा. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसमें बोला है द एज़ुअरे ब्लू टैग इज़ यूज्ड फॉर.
तो ये बेसिकली जो ब्लू टैग होता है ये सर्टिफाइड सीड्स के लिए होता है। जो भी बीज होते हैं सबसे पहले उन्हें सर्टिफिकेशन मिलता है और वो ये ब्लू टैग से मिलता है, ठीक है। तो द सर्टिफाइड सीड्स कम्स विद एन एज्यूरे ब्लू कलर टैग, ठीक है। तो जो भी सीड्स आते हैं जिसके बाद किसान उसका खेती में यूज़ करते हैं उन्हें ब्लू टैग दिया जाता है। कौन सा? एज्यूरे ब्लू टैग, सर्टिफाइड सीड, मतलब उन्हें एक सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The terminal bud leaf becomes chlorotic white, base remains green is the deficiency symptoms of which? इसमें बोला है which element? The terminal bud leaf becomes chlorotic white, base remains green is the deficiency symptoms of which element? तो वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से वो वाइट बेस जो क्लोरेटिक वाइट है वो कैल्शियम की वजह से आता है कि कैल्शियम की लोग यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टर्मिनल बर्ड लीफ बिकम्स क्लोरेटिक वाइट, बेस रिमेन्स ग्रीन इज़ द कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से आता है। रिमेंबर दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये तो लाइक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? लुक, प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सबसे जो प्राइमरी होते हैं वो एक तो नाइट्रोजन होता है, एक फॉस्फोरस होता है, एक पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इज़ द प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओके। ये प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of the CPU coordinates all the activities of a computer system? तो इसमें बोला है कि विच पार्ट ऑफ द CPU कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो वो बेसिकली मदरबोर्ड का काम होता है। लुक, अ मदरबोर्ड इज़ दैट पार्ट ऑफ द CPU विच कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। वेरियस टाइप्स ऑफ हार्डवेयर आर अटैच्ड ऑन द मदरबोर्ड टू फैसिलिटेट दीज एक्टिविटीज़। यानी कि जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, लाइक विच पार्ट ऑफ CPU कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो वो काम कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। वो सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? मदरबोर्ड करता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लुक, इसमें बोला है द बार कोड विच इज़ यूज्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ आइटम इज़ रेडी बाय स्कैनिंग डिवाइस डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्कैनिंग डिवाइस? उसको हम लोग लेज़र स्कैनर कहते हैं। लुक, आप जब भी मॉल्स में जाते हो तो आप का जो प्रोडक्ट होता है उसमें एक कोड होता है, उसे हम लोग बार कोड कहते हैं। उसको किससे स्कैन करते हैं? वो लोग एक मशीन देखा होगा, वो लेज़र स्कैनर होता है। तो उससे वही पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्कैनिंग डिवाइस। तो लेज़र स्कैनर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज़ नोन एज। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा लगाते हैं वो ये लॉगिंग इन, कि लॉगिन नेम है और पासवर्ड को वेरिफिकेशन के लिए वो सोचते हैं कि लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे वो चेक करता है सर्वर कि आपका जो लॉगिन नेम और पासवर्ड है वो वेरीफाई करता है कि आप एक्चुअल में जो यूज़र आप ही का अकाउंट है कि नहीं, ठीक है। तो उसे हम लोग ऑथेंटिकेशन कहते हैं। तो ऑथेंटिकेशन इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है प्लगइन्स कैन ऐड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी टू ब्राउज़र्स। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जो प्लगइन्स होते हैं मतलब वो कौन से मतलब इनमें से कौन से में मतलब ब्राउज़र्स में हम इसकी फंक्शनैलिटी को लगा सकते हैं। लाइक गेम्स को हम लोग प्लग इन कर सकते हैं। जो ऑडियो फाइल्स होती है, प्ले ऑडियो फाइल्स, वो किसी एक्सटर्नल डिवाइस से प्लग इन कर सकते हैं। व्यू एनिमेशन भी हो सकता है, वीडियो फाइल्स भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। अ प्लग इन इज़ अ सॉफ्टवेयर add on that is installed onto a program enabling it to perform additional features, ठीक है। enabling it to perform additional features, और वो ये सारे हैं प्ले गेम्स, ऑडियो फाइल्स, एनिमेशन, वीडियो फाइल्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। नाउ मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स ऑल द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। लुक, इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की है वो है ये सोर्स कोड और एक है मशीन कोड। तो इसमें पूछा है कि किसका काम है जो सोर्स कोड को मशीन कोड में करता है। लुक, ये कंपाइलर का काम होता है।
कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइलर एक ऐसा मतलब वो है प्रोसेस है जिसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, उसको जो कंपाइलर होता है वो लो लेवल लैंग्वेज आप कह सकते हो मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन कोड्स में अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करे वो कंपाइलर करता है। असेंबलर का काम क्या होता है, लुक असेंबलर का काम ये होता है कि जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, लो लेवल लैंग्वेज, उसको ये कन्वर्ट करता है किस में, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लोग असेंबलर और कंपाइलर में आप डिफरेंस समझो। असेंबलर में जो काम होता है, कंपाइलर में जो काम होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को इसने किस में कन्वर्ट किया, मशीन कोड्स में। और जो असेंबलर होता है वो लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड्स में कन्वर्ट करता है। यही डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कि इसमें पूछा है सोर्स कोड, सोर्स कोड हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। सोर्स कोड क्या होता है, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है, और वो अगर मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है तो ये कौन काम करेगा, कंपाइलर करेगा, ठीक है। तो कंपाइलर का काम मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मैं एडिशनल चीज़ें ये बताऊंगा। लुक असेंबलर का काम मैंने आपको बता दिया कि ये लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर का काम होता है कि जो भी प्रोग्राम है वो उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। यानी लेट सपोज 10 लाइनें हैं तो इंटरप्रेटर का काम क्या होगा कि एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को इंटरप्रेट करके कंप्यूटर को बताएगा कि ये चीज़ है, तो वो काम इंटरप्रेटर का होता है। और लिंकर का क्या काम होता है कि ये बेसिकली आपने ये सुना होगा, लिंकर एंड लोडर, ठीक है। लिंकर एंड लोडर, तो ये बेसिकली वो काम करते हैं, फंक्शनिंग। लिंकर एंड लोडर में क्या होता है कि जो आपकी सीपीयू, जैसे आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो बेसिकली ये क्या करता है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे आपका कंप्यूटर फंक्शन करता है, उसको सबसे पहले कंप्यूटर से लिंक करते हैं और फिर कंप्यूटर के जो रैम होते हैं उस पर लोड करते हैं ताकि आपका कंप्यूटर फंक्शन कर सके। तो लिंकर एंड लोडर मैंने आपको बता दिया, असेंबलर बता दिया, कंपाइलर बता दिया एंड इंटरप्रेटर बता दिया, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन में पूछा था कि सोर्स कोड और को मशीन कोड में कौन कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड हमारे हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, मशीन कोड हमारे लो क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज होते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर करता है। रिमेंबर दिस, कंपाइलर का काम होता है। So we have done all the 45 questions. So friends, in this session, this is it. We have done best of 45. We have done best of 45 question, part 3, and I have tell you every single thing with respect to these 45 question. And look, I am not saying that these type of questions like exactly they are going to come. मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन मेरा जो पर्पस है वीडियो डालने का, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी और कंप्यूटर अवेयरनेस, ये बेसिकली आपको सारे टॉपिक से टच करता होगा। आप जब इसको मतलब करते होंगे तो, और फिर जब आप अपने सब टॉपिक्स को करते होंगे तो आपको ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं उनसे टच करते हुए मिलता होगा। तो मेरा जो पर्पस रहता है वो बेसिकली आपको एक आइडिया देना होता है। ये सारे पार्ट्स जो मैं पब्लिश करता हूँ, इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि हाँ कैसे सब टॉपिक्स को कवर किया जाए। एंड रुक अगेन आई एम सेइंग दीज क्वेश्चंस ऑल आर बेस्ट ऑफ 45, यानी दे आर हाईली रिकमेंडेड विद रिस्पेक्ट टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको क्या बोलते हैं उसमें बहुत नॉर्मल नहीं ले सकते। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है देन एक्चुअली यू आर नॉट performing, or you are not doing your preparation in the right direction. Again I am saying these questions are very important with respect to exam point of view, highly recommended for the exams. If you are not solving these type of question, then actually you are lacking in your preparation, because these questions इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंटरकनेक्टेड मिलेंगे। सो अगर आप को अपनी प्रिपरेशन को पीक पे ले जाना, अच्छे लेवल पे ले जाना है, तो आपको इस टाइप की क्वेश्चंस को फॉर श्योर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई हैव गिवन यू द बेस्ट ऑफ 45. सो दिस इज़ इट। एंड लास्टली, इफ़ यू आर लाइकिंग द चैनल, अगर आप चैनल को लाइक कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल,
डू लाइक माई वीडियोज़, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है, डू लाइक माई वीडियोज़। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। व्हेन आई एम फ्री आई एम डेफिनेटली कम टू योर कमेंट सेक्शन, ठीक है। मेरा जो एम है वीडियो बनाने का कि मैं ये जितने भी डिफरेंट जो भी FCI AGM या फिर जितने भी एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी इस एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करते हैं, उनको फॉर श्योर ये जितने भी बेस्ट ऑफ 45 क्वेश्चन है, ये करने से उनको बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ इट। एंड लास्टली, इफ़ यू आर लाइकिंग द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियोज़, एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट रिगार्डिंग एनी सेक्शन ऑफ द FCI AGM एग्ज़ाम, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely come to you when I am free. Okay, so this is it, ladies and gentlemen. This is Raj Deepak Singh. Thank you.